जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमराही एकेडमी इंदौर में। हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यदि आप मेरे चैनल में नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। देखिए, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सीड्स और फ्रूट्स के बारे में। तो आज का लेक्चर लास्ट लेक्चर है, 15 लेक्चर है। ऑलरेडी इसके 40 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन भी नीट में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन करके हर चीज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सीड के बारे में बात करते हैं। तो सीड क्या होता है बोले, हम जब पहले पढ़ रहे थे, जब हम ओरी के बारे में पढ़े थे, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन पढ़ा था, तो वहां पे हमने जब ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो ओव्यूल के स्ट्रक्चर में हमने एक चीज देखा था कि जो ओव्यूल होता है आगे चल के ये डेवलप करता है किसमें, सीड के रूप में। और उसके अंदर जो एम्ब्रियो सेक था, फर्टिलाइजेशन के बाद जब वो डेवलप करता है अपने आप को, तो वो आगे चल के क्या बनाता है, एक एम्ब्रियो बनाता है। ठीक है, तो ओव्यूल क्या करता है, सीड बनाता है। ध्यान से सुनिएगा, इन एंजियोस्पर्मिक स्पर्म्स द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट। सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें होता क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और सीड क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट होता है। बोले हमें चाहिए क्या लास्ट में, हमें तो बस जैसे एनिमल्स में हमें क्या चाहिए रहता है, बेबी चाहिए रहता है या फिर न्यू ऑफस्प्रिंग चाहिए रहता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें क्या चाहिए रहता है, लास्ट में, एट लास्ट में हमें क्या चाहिए, सीड चाहिए रहता है। तो जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है तो फाइनल में हमें क्या मिलता है, सीड्स मिलते हैं। ठीक है, इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। इसको हम फर्टिलाइज्ड ओव्यूल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद ही सीड का फॉर्मेशन होता है। बिना फर्टिलाइजेशन के सीड का फॉर्मेशन इस तरीके नॉर्मली नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट और आता है स्ट्रक्चर ऑफ सीड। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, देखिए आपके सामने इस तरीके सीड रखे हुए हैं। तो सीड में क्या क्या चीज मिलता है, सबसे पहले एक ऊपर की तरफ कोट मिलती है, जिसको हम सीड कोट के नाम से बोलते हैं, जो डबल लेयर की हो सकती है, सिंगल लेयर की हो सकती है। ठीक है, जनरली डबल लेयर की होती है। क्यों, क्योंकि उसमें एक आउटर वाली जो लेयर होती है उसको हम टेक्स्टा बोलते हैं, और उसके अंदर वाली जो लेयर होती है उसको हम टेगमेन बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एंडोस्पर्म, किसी में एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है, मतलब बचा रह जाता है, किसी में नहीं बचता है। ठीक है, किसी में एंडोस्पर्म की जगह क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस भी परसिस्ट करता है, न्यूक्लियस भी रहता है। ठीक है, और लास्ट में फिर सबसे अंदर की तरफ क्या मिलेगा, अपन को एम्ब्रियो मिलेगा। तो इस तरीके से एक कोई भी स्ट्रक्चर होगा सीड का, चाहे वो मोनोकॉट हो या फिर डाइकॉट हो, उनमें यही स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो सीड, सबसे पहले सीड में क्या देखने को मिलेगा, आउटर की तरफ हमें देखने को मिलेगा सीड कोट के बाद फिर क्या मिलेगा, थोड़ा बहुत अगर एंडोस्पर्म है तो हमें एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा, और लास्ट में फिर अंदर की तरफ हमें क्या देखने को मिलेगा, कॉटिलिडॉन, जो एम्ब्रियो का पार्ट है। किसका पार्ट है, एम्ब्रियो का पार्ट है। ठीक है, अब जब कॉटिलिडॉन्स के बारे में बात करें तो एम्ब्रियो में पूरी चीज आती है, कॉटिलिडॉन भी आ जाएगा, उसमें एम्ब्रियोनल एक्सिस भी आ जाएगी, है ना, चाहे हाइपोकोटाइल हो चाहे एपिकोटाइल हो, सब चीज आ जाएंगी। ओके, तो ये था एक तरफ जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये डायग्राम है कैस्टर का। कैस्टर, क्योंकि कैस्टर पहले डाइकोटिलिडॉन्स होता है, बट फिर से रिपीट करता हूँ, उसमें फोर्थ स्टोर होता है, मतलब एंडोस्पर्म बचा रह जाता है। ठीक है, तो ये एंडोस्पर्मिक सीड होता है। अब दूसरे एग्जांपल आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, ये वीन का एग्जांपल है। ठीक है, ये जो डायग्राम है सब एनसीईआरटी डायग्राम है, वीन का है। ठीक है, ये जो पोर्शन है, ये जो छेद दिख रहा है, ये एक्चुअली में माइक्रोपाइल है। ठीक है, उसमें डायग्राम गलत दिया है, मतलब एरो गलत दिया था। ये वाला जो छोटा सा पॉइंट स्कार दिख रहा है, वो स्कार, ये स्कार है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला स्कार है। इस स्कार के ऊपर की तरफ जो पॉइंट है वो माइक्रोपाइल है। ठीक है, और जो स्कार है उसको हम हाइलम बोलते हैं, जो प्लेसेंटा को अटैच करवाता है, या इस सीड को प्लेसेंटा से अटैच करवाता है। ठीक है, इसके अंदर 2 कॉटिलिडॉन होते हैं, दोनों कॉटिलिडॉन है, और इसके ऊपर भी सीड कोट है। ओके, तो इस तरीके से ये भी बनकर तैयार हो जाता है। इसमें एंडोस्पर्म आपको देखने को नहीं मिलेगा, और इसमें एंडोस्पर्म आपको देखने को मिलेगा। तो एक जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है सीड का, वो कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, नेक्स्ट और आगे हम बात करते हैं सीड में भी। अब देखिए, सीड क्या होता है, अलग अलग प्रकार का हो सकता है। वो एंडोस्पर्मिक हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, इतने प्रकार का होता है। ठीक है, ये किस तरीके फूड रिजर्व मटेरियल है या नहीं है, या है तो फिर क्या है। ठीक है, इस आधार पे तो एंडोस्पर्मिक सीड हो सकता है, मतलब उसमें एंडोस्पर्म बचा रहेगा, एंडोस्पर्म परसिस्ट करेगा। ठीक है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड मतलब उसमें एंडोस्पर्म बचेगा नहीं। और लास्ट में आता है फिर पेरिस्पर्मिक सीड। बोले तो इसमें पेरिस्पर्म, और पेरिस्पर्म क्या होता है, जो न्यूक्लियस बचा रह जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म बोलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिस्टोर्ड फूड मटेरियल, स्टोर्ड फूड मटेरियल के रूप में क्या है, एंडोस्पर्म है
या फिर न्यूक्लियस है, इसके आधार पे या फिर उन दोनों में से कोई नहीं है, तो इसके आधार पे इनको 3 पार्ट में अलग अलग डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वाला जो होता है उसको एंडोस्पर्मिक, या जो सीड होते हैं उनको एल्ब्यूमिनस सीड भी बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब इसमें मेजोरिटी में जो आते हैं वो एंडोस्पर्म है, तो इसमें मोनोकोटिलिडस प्लांट आ जाएंगे, जैसे वीट आ गया, मेज आ गया, बार्ली आ गया, कोकोनट आ गया, केस्टर। जो एक्सेप्शन है डाइकॉट है, ठीक है क्या ये डाइकॉट है, तो इसलिए एक्सेप्शन बोल रहा हूं मैं। फिर आता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, इसमें मेनली क्या आते हैं डाइकॉट्स आ जाते हैं, ठीक है, चाहे पी हो गया, बीन हो गया, है ना, ग्राउंड नट हो गया, ये सब कैसे होते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, या इन्हीं को हम बोलते हैं एग्स एल्ब्यूमिनस, जैसे उसको हमने क्या बोलते हैं एल्ब्यूमिनस बोलता है, इसको हम क्या बोलते हैं एग्स एल्ब्यूमिनस सीड्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड टाइप्स के होते हैं वो पेरिस्पर्मिक सीड होते हैं। पेरिस्पर्मिक सीड ऐसे सीड्स होते हैं जिनके अंदर मतलब मेच्योर्ड होने के बावजूद भी इसमें न्यूक्लियस परसिस्ट करता है, न्यूक्लियस बचा रह जाता है, इसलिए उस परसिस्टेंट न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं पेरिस्पर्म बोलते हैं। तो सीड कैसे बन गए पेरिस्पर्मिक सीड हो गया। सीड इन विच रिमेन्स ऑफ न्यूक्लियस इज सीन, उसका जो रिमेन्स होता है वो भी पाया जाता है, देखा जाता है, ठीक है। द रिसाइड्स परसिस्टेंट न्यूक्लियस इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। एग्जांपल क्या हो गया, जैसे ब्लैक पेपर हो गया, काली मिर्च इसको बोलते हैं, है ना, वीट हो गया, इसको शुगर बीट भी बोलते हैं, चुकंदर, है ना। तो इस तरीके में जो बीज होते हैं उनके बीज में ये देखा जाता है, इस तरीके जो बीज होते हैं उनको हम पेरिस्पर्मिक सीड कहते हैं। अब हम आते हैं तो 2-3 पॉइंट होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो कौन से पॉइंट होते हैं कि कोई भी सीड है तो उस सीड में एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन, मतलब उसमें पानी क्या हो जाता है चला जाता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जब पानी सूखता है तो अब उस सीड के अंदर केवल 10 से 15% पानी बचता है। कितना परसेंट? 10 से 15% ओनली वाटर बचता है, ठीक है। बाकी पूरा जो मॉइस्चर होता है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तो अब सीड क्या हो जाएगा, किस स्टेज में चला जाएगा, डॉर्मेंसी स्टेज में चला जाता है, मतलब अब वो सुसुप्तता अवस्था में चला जाता, सो जाएगा तब तक जब तक कि फिर से उसको नॉर्मल कंडीशंस नहीं मिलेगी। नॉर्मल कंडीशन सीड के लिए क्या होती है, नॉर्मल कंडीशन ये होती है कि उसको मॉइस्चर मिल जाए, ऑक्सीजन की प्रेजेंस मिल जाए, है ना, गीली मिट्टी मिल जाए, तो आसानी से क्या कर जाएगा वो जर्मिनेट कर जाएगा। तो ये उसकी एक अनुकूलित जगह होती है या अनुकूलित कंडीशंस होती है। हम बात करते हैं डोरमेंसी की। डोरमेंसी बोले तो ये सब चीजें ना मिल पाना, उसको वो सूखी अवस्था में पड़ा रहना, वो लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब उसके एडवांटेज भी आ जाएंगे। डोरमेंसी इट इज द स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी। सीड उस समय क्या हो जाता है जब उसमें केवल इतना मॉइस्चर बचता है, तो उस समय क्या हो जाता है सीड अपने आप इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। ऑफ एम्ब्रियो व्हेन द सीड इज नॉट एबल टू जर्मिनेट, और इस इतने से मॉइस्चर में वो कभी भी जर्मिनेट नहीं कर सकता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं डोरमेंसी बोलते हैं। अब नेक्स्ट, अगर डोरमेंसी है तो फिर कभी न कभी जर्मिनेशन भी करेगा। तो डोरमेंसी के बाद फिर क्या प्रोसेस आती है, अब ये देखिए जो डोरमेंसी है ना, ये अलग अलग स्टेज में, अलग अलग सीड में, अलग अलग लंबे टाइम तक का हो सकता है, ठीक है। तो इसका कोई इस तरीके से टाइम डिवाइडेड नहीं कि पर्टिकुलर, जैसे चना है, चने को आप चाहो तो 1 साल भी उसको स्टोर करके रखो, चाहे आप 2 साल रखो, 3 साल भी रख सकते हो उसको स्टोर करके। तो इसकी अलग अलग डोरमेंसी होती है हर एक सीड की, बट मैक्सिमम डोरमेंसी अलग अलग होती है, ठीक है। मैक्सिमम डोरमेंसी जैसे मान लीजिए चना है तो उसकी मैक्सिमम डोरमेंसी हो सकता है 5 साल, 5 साल के बाद वो बहुत पुराना हो जाता है, उगे ही ना। तो इस तरीके से कोई अलग अलग प्लांट की अलग अलग डोरमेंसी स्टेज होती है। नेक्स्ट आता है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या होता है, वो कंडीशंस जब वो फिर से दोबारा जर्मिनेट कर जाता है। द अवेलेबिलिटी ऑफ सीड टू प्रोड्यूस सीडलिंग इन प्रेजेंस ऑफ ध्यान से सुनो, फेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशंस, जैसे जिसमें एडिक्वेट मॉइस्चर होगा, बड़े बराबर मात्रा में जितना मॉइस्चर चाहिए उतना मॉइस्चर भी दिया जाएगा, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस दिया जाएगा, और सुटेबल टेम्परेचर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें टेम्परेचर की बहुत बड़े रोल होता है, ठीक है। ओके, अब वो जर्मिनेट कर चुका है, मतलब वो फिर से अपनी ही स्पीसीज का एक नया प्लांट बना के तैयार कर देगा, ठीक है। ये हो गया, और आगे हम बात करेंगे इसमें। देखिए जो सीड होता है, तो सीड के ऊपर जो कवरिंग होती है, कवरिंग किसकी बनी होती है, इंटेगुमेंट्स, है ना। जब हम ओव्यूल्स पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, ओव्यूल पढ़ रहे थे, इस तरीके से ओव्यूल्स, तो इसके ऊपर क्या होती है 2 लेयर की इंटेगुमेंट्स था, है ना, एक आउटर इंटेगुमेंट था और एक इनर इंटेगुमेंट था। तो जो आउटर इंटेगुमेंट था वो टेक्स्टा बनाता, क्या बनाता है, टेक्स्टा, ठीक है। और जो इनर वाला है उसको हम टेगमेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पे। अब हम क्या बोले, जब सीड में बन जाएगा ना, अभी तो यहाँ पे ठीक है आउटर इंटेगुमेंट इनर इंटेगुमेंट के नाम से आएगा, ओव्यूल है, पर जब इस सीड में कन्वर्ट होगा तो जो आउटर वाला होगा वो टेक्स्टा में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो इनर वाला होगा वो टेगमेन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, टेगमेन में। तो इस तरीके सीड कोड बना देते, तो दोनों मिलकर के कौन सा इंटेगुमेंट्स ऑफ ओव्यूल्स हार्डेंस, मतलब थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, टू एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट, मतलब क्या बना देते हैं, एक टफ हार्ड होकर के एक टफ मतलब थोड़ा सा कठोर क्या बना देता है, सीड कोट बनाते हैं। सीड कोट को भी अगर हम जैसे बोले तो टेक्स्टा और टेगमेन में किसी में डिवाइडेड होती है, ठीक है। माइक्रोपाइल रिमेन्स एज द स्मॉल पोर, जैसे चने का मैं बीज बनाऊंगा, अगर आपको चने का बीज बना के इस तरीके से बताऊं,
इस तरीके से कुछ चना होता है। अब चने में क्या होता है, देखिए ये क्या होता है, एक स्कार होता है। स्कार क्या बताता है, हाइलम बताता है। क्या बताता है, हाइलम। ठीक है, और यहीं पे क्या होता है, एक छोटा सा पोर होता है जिसको हम क्या बुलाते हैं, माइक्रोपोर बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, माइक्रोपोर। 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 ठीक है, जो माइक्रोपोर होता है, क्या होता है, माइक्रोपाइल, एक माइक्रोपाइलर जो होता है ना ओव्यूल में, ये वाला जो माइक्रोपाइलर एंड है, जो छोटा सा पोर होता है, यही बाद में बचा रह जाता है सीड बनने के बाद भी। ठीक है, तो माइक्रोपाइल रिमेन्स एज स्मॉल पोर। स्मॉल पोर के रूप में क्या हो जाता है, यहाँ पे रुक जाता है, परसिस्ट कर जाता है इन द सीड कोट विच फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन, जिसके माध्यम से जब सीड जर्मिनेट, जब मैंने बोला था अभी पीछे वाली स्लाइड में क्या बोला था कि उसको मॉइस्चर मिलेगा। जब हम उसको मॉइस्चर देंगे, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस देंगे, टेम्परेचर देंगे, तब जाकर सीडलिंग होती है, तब जाकर के जर्मिनेट करता है। तो अगर मॉइस्चर दिया हमने, उसको ऑक्सीजन दिया, तो ये जाएगा कैसे सीड के अंदर, तो वो इसी पोर के माध्यम से सीड के अंदर जाता है। जैसे हम चने को भिगो देते हैं तो पानी इसके अंदर कैसे पहुंचता है, बोले ये जो पोर, छोटा सा पोर होता है, इस पोर के माध्यम से अंदर की तरफ जाता है, धीरे 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 पानी अंदर जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन और वाटर की एंट्री करने का कौन पार्ट करता, कौन सा पार्ट प्रोवाइड करता है एंट्री करने का, बोले माइक्रोपोर यहाँ से फैसिलिटेट करवाता है, जिससे क्या होता है, सीड जर्मिनेट करता है। ठीक है, अब कोई भी अगर सीड है तो सीड का एडवांटेज क्या है, तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट होता है, इसलिए क्या करता है, ये वेरिएशन करवाता है। क्या करता है, हर एक स्टेज में वेरिएशन आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है सीड कोट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर। जो सीड कोट होती है वो कैसी होती है, प्रोटेक्टिव नेचर होती है। किसी भी सीड में अगर सीड कोट प्रोटेक्टिव नेचर में है, तो मतलब ये उसका एडवांटेज है कि उसको अगर ऑलरेडी एक प्रोटेक्शन है तो उसको लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है। ठीक है, कई बार किसी सीड की इतनी कठोर उसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है कि उसको कोई कीड़े मकोड़ा भी नहीं जल्दी उसको खा पाता है। ठीक है, या उसको में छेद नहीं कर सकता, तो उस तरीके की सीड को और लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सीड जर्मिनेशन इज वाटर डिपेंडेंट। जो सीड का जर्मिनेशन है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता था, ओनली एंड ओनली वाटर के ऊपर डिपेंडेंट होता था। जब वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है तो इसका मतलब ये है कि सीड में अगर हम वाटर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो लंबे समय तक उसको हम डोरमेंसी की स्टेज में रख सकते हैं, उसको स्टोर करके रख सकते हैं, बस हमें वाटर नहीं देना, वाटर से बचाना है। तो ये भी इसका एडवांटेज है कि सीड तब तक जर्मिनेट नहीं करेगा जब तक उसको हम वाटर ना दें, है ना। अदरवाइज अगर ऐसी डिपेंडेंसी नहीं होती तो अगर हम उसको स्टोर करके रखते, पर चलो हमने डब्बे में पैक करके रखा है, ठीक है, फिर भी वो जर्मिनेट कर गया, तो फिर मतलब क्या सीड का। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिहाइड्रेशन व्हिच लीड्स टू डोरमेंसी। देखो जो डिहाइड्रेशन होता है जिसकी वजह से डोरमेंसी आती है, ड्यू टू व्हिच सीड्स कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, जैसे और ये जो लंबे समय तक स्टोर करना है, यही क्या बनाता है, जो हमारी खेती करते हैं, जो हम एग्रीकल्चर करते हैं, उसका एक बेसिक फॉर्म बनाता है। ठीक है, which forms द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर। जो एक एग्रीकल्चर उसका आधार बनाता है। अदरवाइज देखो हम एग्रीकल्चर अपने टाइम टू टाइम कर ही नहीं पाते। जैसे क्या होता है, चना नवंबर दिसंबर के महीने में बोया जाता है। अब चना जब नवंबर दिसंबर के महीने में जब बोया जाता है तो उस तक हम स्टोर करके कैसे रखेंगे, अगर उसमें डॉर्मेंसी नहीं आएगा तो फिर तो हम रख ही नहीं पाएंगे। और किसी भी सीजन में चना में फल या फ्लावरिंग आ नहीं सकती, क्योंकि वो सीजनल प्लांट्स होता है। तो इसलिए ये बहुत ही ज्यादा हमारे लिए क्या है, चार के चारों पॉइंट्स ये हमारे लिए एडवांटेज हैं, एक प्रकार के सीड के एडवांटेज हैं। ठीक है, चारों कंडीशन बोल दीजिए या पॉइंट बोल दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट और आगे हम मूव करते हैं बेटा, सीड की वायबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास सीड की वायबिलिटी। अब सीड की वायबिलिटी क्या होती है, बोले कोई भी सीड वो मैक्सिमम समय तक अगर स्टोर करने के बाद कब तक जर्मिनेट कर सकता है। बोले हो सकता है कोई सीड को हम जर्मिनेट करें अगले साल तक, मतलब एक साल तक, और एक साल में वो जर्मिनेट करे, बट जैसे उसको हम 2 साल तक स्टोर करके रखते हैं तो फिर दूसरे साल वो जर्मिनेट नहीं करता है। हम कैसे भी कंडीशन देते हैं पर वो जर्मिनेट नहीं करता। ठीक है, या हो सकता है वो 5 साल तक भी जर्मिनेट करे, बट जैसे 6 या 7 ईयर जाए तो फिर उसकी जर्मिनेशन पावर कम हो जाए, जर्मिनेट ना करे। या फिर अगर हमने 100 बीज रखे हैं तो उसमें से केवल 50 बीज या 25 बीज ही उसमें जर्मिनेट करें और बाकी पूरे जर्मिनेट ना करें। तो कहने का मतलब ये है कि उनकी जो वायबिलिटी है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, खत्म हो रही है, कम हो रही है। तो वो उसका एक मैक्सिमम टाइम पीरियड है जिस समय तक वो जर्मिनेट कर सकता है, उसको हम उसकी वायबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो वायबिलिटी ऑफ सीड क्या है, द एबिलिटी ऑफ सीड टू रिटेन द पावर ऑफ जर्मिनेशन। रिटेन बोलते तो फिर से उसमें जर्मिनेशन करने की क्षमता आ जाए, जर्मिनेट कर जाए। ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड वायबिलिटी ऑफ सीड। जैसे ये बहुत ज्यादा वेरिएबल होती है, किसी में कुछ समय तक की होती है, साल 2 साल की होती है, किसी में तो कई 100 साल की होती है ना, हजारों साल की भी होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया है, एग्जांपल फ्यू मंथ्स इन ऑक्जेलिस करके जो प्लांट्स है उसमें केवल कुछ महीनों तक का ही होता है ना, वो 2, 3, 4 महीने का होता है। उसके बाद अगर
उसको हम जर्मिनेट करेंगे तो सीड जर्मिनेट नहीं करता। वहीं पे और हमारे पास दूसरी एग्जांपल है, जैसे ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल एग्जीक्यूशन है ना, किंग हेरोड्स पैलेस नियर द डेड सी के पास एक प्लांट पाया गया था इन 2000 जो 2000 ईयर ओल्ड, मतलब कितने साल पुराना था, 2000 साल पुराना था। ठीक है, किसका? डेट पाम जिसका बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर क्या है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, फोइनिक्स डक्टिफेरा के नाम से आपको नीट में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसलिए इसको याद करिएगा। डेट फॉर्म तो चलो ठीक है याद कर लेंगे, क्योंकि वो सुना हुआ है, कई जगह एग्जांपल भी आया उसका, है ना, चाहे वो उसमें रहा हो, क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन में रहा हो, चाहे फिर वो सीड में रहा हो, फ्रूट्स में रहा हो, हर जगह इसका आया है। तो इसका अब आपको क्या याद करना है, मेन इसका बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर या जो बोटेनिकल नेम है ये याद करना है। ठीक है, तो फोइनिक्स डक्टिफेरा करके जो प्लांट्स है वो कितने साल बाद, 2000 साल बाद उसको उगाया गया तो उग गया। ये उसकी मैक्सिमम क्या था, वाइबिलिटी थी सीड की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट एक और दिया है, द ओल्डेस्ट, सबसे ओल्डेस्ट वो क्या है, लुपाइन्स है या लुपिन्स जिसको बोलते हैं। लुपिनस आर्किटिकस इसका बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर है या बोटेनिकल नेम है, क्या है, फिर से रिपीट कर लिया, है ना, लुपिनस आर्किटिकस। तो इसको याद करिएगा, यहां पर भी इसी के नाम से क्वेश्चन पूछे जाने की ज्यादा संभावनाएं होती हैं। ठीक है, इसको निकाला गया, जो एक्सकैवेटेड बोले तो निकाला गया फ्रॉम द आर्किटिक टुंड्रा। कहां से निकाला गया ये याद रखिएगा, आर्किटिक टुंड्रा से, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्किटिक टुंड्रा में कौन सा जो सीड है वो पाया गया था, है ना, ऐसे करके पूछा जा सकता है। या फिर उसके जो सीड पाया गया था उसका जो वाइबिलिटी कितना था। ठीक है, द सीड जर्मिनेटेड एंड फ्लावर्ड आफ्टर एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ 10,000 ईयर्स ऑफ द डोरमेंसी। बोलो तो ये सबसे ज्यादा अभी तक का मैक्सिमम है कि उसको 10 साल की डोरमेंसी के बाद वो क्या कर गया, सॉरी 10,000 साल, है ना, 10,000 साल की डोरमेंसी के बाद क्या कर गया, वो जर्मिनेट कर गया। तो ये कुछ वाइबिलिटी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये 2-3 पॉइंट्स याद कर लीजिएगा। एक ऑक्जेलिस वाला याद करिएगा, एक फिनोक्स डक्टिफेरा वाला याद करिएगा, और एक लुपिनस आर्किटिकस वाला याद करिएगा। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स याद करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं फ्रूट्स में, सीड हमारा कंप्लीट हुआ, फ्रूट्स में आते हैं। तो देखिए फ्रूट्स क्या होता है, बोले सीड के ऊपर की तरफ जो कवरिंग होती है, जो ओवरी जो थी, ओवरी अपने आप को क्या कन्वर्ट करती है, फूड बनाती है। ठीक है, क्योंकि सीड क्या था, ओव्यूल था। ओव्यूल को ऊपर की तरफ अगर कोई कवरिंग होती है तो ओव्यूल का बना लिया, सीड बना लिया, तो सीड के ऊपर की तरफ अगर कोई कवरिंग होती है वो फ्रूट बनाती है। ठीक है, अब ये जो फ्रूट क्या होता है, अलग अलग प्रकार का हो सकता है। बोले इसकी जो सबसे ऊपर वाली जो कवरिंग होती है उसको हम पेरिकार्प बोलते हैं, और पेरिकार्प जो होती है वो 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड भी हो सकती है। ठीक है, या फिर वो बिल्कुल स्वेलिंग हो सकती है, मतलब अगर डिवाइडेड है, उस लेयर में डिवाइडेड है तो वो एडिबल हुई हो सकती है, अगर डिवाइडेड नहीं है तो वो नॉन एडिबल भी हो सकती है। इसके आधार पर ढेर तरीके के अलग अलग तरीके के जो फ्रूट्स होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं। इसके साथ साथ कुछ और भी तरीके का डिवीजन होता है, जैसे कोई ट्रू फ्रूट्स होते हैं, कुछ फॉल्स फ्रूट होते हैं, है ना, कोई ड्रू फ्रूट्स जिसको बोलते हैं हम। तो इस तरीके अलग अलग तरीके के फ्रूट्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फ्रूट्स क्या होता है, बोले ओवरी का मॉडिफाइड पार्ट होता है, जो ओवरी होती है वो मॉडिफाई करके क्या बनाती है, फ्रूट्स बनाती है। ठीक है, फ्रूट्स इज अ सीड containing parts of plant that develops from the fertilized ovary, ठीक है, and often forms the other tissue that surround it। देखो फ्रूट्स क्या होता है, जनरली जरूरी नहीं है कि फर्टिलाइज्ड ओवरी के द्वारा ही बने। ठीक है, बिना फर्टिलाइज्ड ओवरी के द्वारा भी बन जाता है ये। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम मेजॉरिटी में क्या होता है, फर्टिलाइज्ड ओवरी के द्वारा बनता है। ठीक है, और इसके आसपास ढेर तरीके टिश्यू होते हैं, ये सीड को अंदर की तरफ क्या करता है, होल्ड करके रखता है, सीड को अंदर की तरफ पैक करके रखता है। जैसे आम से आपको देखने को मिल रहा है, ऊपर की तरफ से आपको ये फल दिख रहा है, बट अंदर की तरफ क्या कर रहा है, इसने सीड को स्टोर करके रखा है। ठीक है, और आइट साइड से अपने आप इसको क्या किया है, पूरी तरीके ढका हुआ है। ठीक है, द वॉल कवरिंग द फ्रूट इज कॉल्ड पेरिकार्प। सबसे आउटर वाली जो वाल होती है जो कवर करती है फ्रूट को, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्प के नाम से बोलते हैं। कई बार ये जो पेरिकार्प होती है डिवाइडेड हो सकते हैं 3 अलग अलग पार्ट में। जैसे सबसे पहला जो पार्ट है इपिकार्प है, या इसी इपिकार्प को हम एक्जोकार्प के नाम से बुलाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एक्जोकार्प है ना, तो एक्जोकार्प के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, सॉरी, जो क्या कहलाती है, कॉल्ड द स्किन ऑफ फ्रूट्स, स्किन ऑफ फ्रूट कहलाती है। जैसे मान लीजिए फल है, तो फल का सबसे ऊपर वाला, जैसे कच्चा आम है तो उसको हम छील देते हैं, तो जो हम छील के फेंकते हैं वही क्या होता है, एक्जोकार्प होता है, या फिर उसी को हम बोलते हैं इपिकार्प बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा पार्ट आता है मीजोकार्प। मीजोकार्प क्या होता है, बोलिए ये इडिबल पार्ट होता है, जो हम खाते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हमने अगर छील दिया, ऊपर का छिलका फेंक दिया, तो अब हम खाएंगे क्या, भाई गुठली तो खाएंगे नहीं, हम यही खाएंगे। तो ये बीच वाला जो खाने वाला पार्ट होता है, जो फ्लैशी पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मीजोकार्प के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, द मिडिल फ्लैशी एंड पल्पी पार्ट इज कॉल्ड मेजोकार्प। ठीक है, दैट इज एडिबल। नेक्स्ट पॉइंट और आगे हम बात करते हैं
एंडोकार्प की बात करते हैं। एंडोकार्प क्या होता है? इनर मोस्ट लेयर होती है, जनरली वो कैसी होती है? हार्ड भी हो सकती है। इनर मोस्ट पोर्शन दैट सराउंड द सीड, सीड को कवर करती है। जैसे आम के केस में आपको खुद देखने को मिलेगा, ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये वाली गुठली दिख रही है, तो गुठली के अंदर जाके सीड पैक है, उसके कॉटिला अंदर पैक है, जबकि ये खुद क्या है? एंडोकार्प है, जो हार्ड कवरिंग प्रोवाइड करती है, किसको? सीड को प्रोवाइड करती है, और प्रोटेक्ट करती है कि उसको कोई भी जानवर जल्दी से, आसानी से, या कोई भी कीड़े मकोड़े उसको जल्दी खा ना जाए, क्योंकि ये हार्ड होती है, इसको जल्दी कोई भी ब्रेक डाउन नहीं कर सकता। अपन जब कभी अचार के लिए भी काटते हैं ना, तो अच्छा खासा चलने वाला चाकू या फिर वो जो होता है आम काटने वाला, वो होना चाहिए, ठीक है, कटर होना चाहिए, अदरवाइज इसको काट पाना भी बड़ा मुश्किल होता है। सोच सकते हैं कि कितना हार्ड होती है। तो ये क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है किसको? सीड को। तो इस प्रकार से ये 3 अलग अलग पार्ट में पेरिकार्प को डिवाइड कर सकते हैं। पेरिकार्प में क्या होती है? फ्रूट की आउटर वाल होती है, ठीक है, या फ्रूट की वाल होती है, जिसको हम पेरिकार्प बोलते हैं, जो प्रोटेक्टिव इन नेचर होती है ना। सभी के सभी कैसी होती है? चाहे सीड के लिए तो सभी के सभी प्रोटेक्टिव इन नेचर है, ठीक है, बट उनमें से कुछ एडिबल भी हो सकते हैं, कुछ प्रोटेक्टिव होती है, सब अलग अलग प्रकार, ठीक है। नेक्स्ट और आगे मूव करते हैं। अब टाइप्स ऑफ फ्रूट्स की बात करते हैं। सबसे पहले सिंपल फ्रूट्स, फिर एग्रीगेट फ्रूट्स, और फिर लास्ट में कंपोजिट फ्रूट है। ये किसके आधार पे है? ये इस आधार पे है कि जो फ्रूट बन रहा है उसमें ओवरी का कौन कौन सा पार्ट, मतलब ओवरी नहीं बोल सकते, पिस्टिल का कौन कौन सा पार्ट, या फिर जो कार्पेल्स होता है, कार्पेल्स का पार्ट किस तरीके से वो कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है सिंपल फ्रूट्स। सिंपल फ्रूट्स में क्या आता है? चाहे वो मोनोकार्पेलरी हो, मतलब जो पिस्टिल है वो कैसी हो सकती है? मोनोकार्पेलरी हो सकती है, ओवरी वाली, ठीक है, मोनोकार्पेलरी, या तो फिर मल्टीकार्पेलरी ओवरी की हो सकती है। आप ध्यान से सुनना, बट कैसे होंगे? मल्टीकार्पेलरी भी है तो सिन कार्पस होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? सिन कार्पस ओवरी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इस तरीके से कुछ इसका थैलामस है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ओवरी बनी है ये, ठीक है, ये। अब ध्यान से देखना, इनकी दोनों की अलग अलग स्टिग्मा है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है कि हम पहले ये तो समझे कि कार्पेल और पिस्टिल में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए, पिस्टिल के 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? हमने पढ़ा था, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अगर हम कार्पेल की बात करते हैं तो कार्पेल में भी यही चीज आता है, बोले स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस देखो ये है कि कार्पेल का शब्द जो होता है, हम ओवरी का छोड़ करके बाकी वाला जो पार्ट होता है उसको हम ज्यादा फोकस करते हैं कार्पेल में, ठीक है। और बाकी पिस्टिल में तो हम तीनों पार्ट में ही बराबर ध्यान देते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, जब हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट देखो, मोनोकार्पेलरी है। मोनोकार्पेलरी हो सकता है, अगर मोनोकार्पेल केवल एक ही, यह सब पार्ट एक ही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट अगर क्या हो सकता है, मल्टी कार्पेलरी बोले तो उसकी स्टिग्मा, स्टाइल और ऊपर वाला जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा है, बट ओवरी जो है, अंदर की जो ओवरी है वो कैसी है? सिन कार्पस ओवरी है। देखो कैसी है? सिन कार्पस ओवरी। बोले जो अंदर ओवरी है, ये ओवरी आपस में कैसी है? सब जुड़ी हुई है। तो उस कंडीशन में भी जो फ्रूट बनेगा, उस फ्रूट को हम क्या बोलेंगे? सिंपल फ्रूट के नाम से बोलेंगे। अब जो सिंपल फ्रूट होता है, इसको अगेन फिर 2 अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स में डिवाइड किया जाता है। कहां गया? ठीक है, 2 अलग अलग तरीके। सबसे पहले क्या आता है? ड्राई फ्रूट्स आता है, फिर फ्लैशी फ्रूट्स आता है। ड्राई फ्रूट्स को हम कैसे बोलेंगे? ड्राई फ्रूट्स में जो ऊपर की जो लेयर होती है, जिसको हम पेरिकार्प बोलते हैं, तो पेरिकार्प अलग अलग लेयर में डिवाइडेड नहीं होती है, ठीक है। जबकि वहीं पे हम फ्लैशी फ्रूट्स की जब हम बात करते हैं, जो पेरिकार्प होती है वो डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इट इज टाइप ऑफ फ्रूट्स पेरिकार्प इन विच पेरिकार्प इज नॉट डिवाइडेड इनटू लेयर्स। जैसे मस्टर्ड हो गया, पी हो गया, है ना, जितने खासतौर पर जो हमारी फसलें होती हैं वो एग्जांपल्स में आ जाती है, किसमें? ड्राई फ्रूट्स में आ जाती हैं, ठीक है। वो वाला ड्राई फ्रूट्स नहीं जो हम मार्केट से खरीद के खाते हैं, वो अलग है ना, ध्यान से सुनना। यहाँ पे हमें क्या बताना, सिर्फ ये सुनना कि जो सीड वगैरह होते हैं उनकी बात करना। हम फ्लैशी फ्रूट्स की बात करते हैं। ये ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनमें जो फ्रूट वाल होती है, जो दैट इज पेरिकार्प होती है, वो क्या होती है? डिवाइडेड इनटू लेयर्स होती है, कई सारे लेयर्स में डिवाइडेड होती है। जैसे मैंगो में आप पीछे एग्जांपल में दिखाया आपको, ठीक है, गुआवा में, ठीक है। अब गुआवा का देखो, हर एक जितने भी पार्ट है, सभी पार्ट कैसे हैं? एडिबल पार्ट है, ठीक है। जबकि वहीं पे मैंगो में क्या था? जो ऊपर वाली सबसे जो एक्सोकार्प थी या एपिकार्प थी, वो खाने योग्य नहीं थी, उसको तो हमें वैसे भी छील के फेंकना पड़ता है, या फिर क्या करते हैं उसको हम मतलब जैसे भी करके फेंकते हैं, उसको तो फेंका नहीं पड़ता, कहने का मतलब यही है, ठीक है। और आगे हम अब मूव करते हैं यहाँ पे। तो हमने पढ़ लिया सिंपल फ्रूट्स के बारे में, देखा वहां पे हमने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एग्रीगेट फ्रूट्स आता है। जब हम एग्रीगेट्स के बारे में बात करते हैं, ये मल्टीकार्पेलरी एपोकार्पस तरीके के सीड्स बनाते हैं, ठीक है, या एपोकार्पस तरीके के फ्रूट्स बनाते हैं। कैसा होता है? इसमें डेवलप फ्रॉम द मल्टीकार्पेलरी एपोकार्पस। जो ओवरी तो है, ध्यान से इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए, मान लीजिए इस तरीके से क्या है, इसकी थैलेमस है, तो यहाँ पे ओवरी जो बन रही है वो इस तरीके से ओवरी बनेगी, स्टिग्मा बनेगा, ये स्टिग्मा हो गया,
और ओवरी। तो ओवरी तो है पर अलग अलग है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है जो जो मल्टी कार्पेलरी, अलग अलग कार्पल्स भी हैं बट एपोकार्पस है। एपोकार्पस बोले तो सब अलग अलग है। ओवरीज भी कैसी हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे सिचुएटेड है या अलग अलग है, ठीक है। इस तरीके से बनाते हैं। जैसे इससे एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी एग्जाम्पल है और कस्टर्ड एप्पल का एग्जाम्पल है। दोनों एग्जाम्पल आप अच्छे से इसको याद करके रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंपोजिट पब्लिक मल्टीपल फ्रूट्स क्या बोलते हैं उसको हम, ठीक है। तो कंपोजिट फ्रूट्स क्या होता है बोले, इसमें क्या होता है जो पूरा पुष्प होता है, गुच्छा होता है। जैसे मान लीजिए इस तरीके से कोई गुच्छा है, ठीक है। यहाँ पे फ्रूट्स लग जाएगा, फिर यहाँ पे फ्रूट्स लग जाएगा, 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 ठीक है। तो पूरा जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो पूरा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। डेवलप्स फ्रॉम कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस लिखा हुआ। एग्जांपल क्या है, जैसे जैक फ्रूट है, पाइनएप्पल है एंड मलबेरी है। जैक फ्रूट बोले कटहल, कटहल को देखा होगा आपने, पूरा एक बड़ा सा फल लगता है बट उस फल में आप एक एक सीड देखोगे तो एक एक सीड अलग अलग लोकेशन में बड़े अच्छे तरीके से पैक होते हैं। कहने का मतलब ये है कि उसमें बहुत सारे क्या ओवरीज तो हैं, क्या ऐसे हैं, बहुत सारी कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस, उसमें ढेर सारे इन्फ्लोरेसेंस था, अलग अलग ढेर सारी ओवरीज थी बट सब कंपोजिट होकर के क्या बनाती, एक पूरा फल बना देती। तो इस तरीके की जो फल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट या फिर मल्टीपल फ्रूट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। पाइनएप्पल में भी सेम इस तरीके से होता और मलबेरी में भी सेम इसी प्रकार से होता। तो आपको मेन क्या याद करना है, टाइप होते हैं और उनके दो दो तीन तीन एग्जाम्पल याद करना, क्योंकि एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बार बार बनेंगे और आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और आगे हम मूव करेंगे, ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ द फ्लावर इन द फ्रूट फॉर्मेशन। फ्रूट अगर बनता है, फ्रूट फॉर्मेशन होता है, तो फ्रूट फॉर्मेशन में कौन कौन से फ्लावर के पार्ट्स पार्टिसिपेट करते हैं फ्रूट बनाने में, इसके आधार पर फ्रूट कौन कितने प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट फ्रूट आता है फॉल्स फ्रूट और उसके बाद आता है फिर ट्रू फ्रूट्स आता है। तो जो फॉल्स फ्रूट होता है उसमें क्या होता है, उसमें बोले तो जो फर्टिलाइज्ड ओवरी है या जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी है वो ओवरी तो पार्टिसिपेट करेगी बट ओवरी के साथ साथ में कुछ दूसरे पार्ट भी उसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं फ्लावर के, जैसे थैलेमस हो गया, वो पार्टिसिपेट कर सकता है फ्रूट बनाने में। अगर इस तरीके का फ्रूट बनता है जिसमें फ्लावर के ओवरी के अलावा अदर पार्ट भी पार्टिसिपेट करते हैं फ्रूट बनाने में, तो उसको उस तरीके के फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट बोलते हैं, ठीक है। या सीडोकार्पिक फ्रूट के नाम से भी जानते हैं, तो हम सीडोकार्पिक बोले, ठीक है। सीडोकार्पिक और एसेसरी फ्रूट्स अब्लिक फॉल्स फ्रूट, ढेर अलग नाम है, इनको सबको याद रखिएगा, ठीक है। इज अ फ्रूट व्हिच फ्लेश इज डिराइव्ड फ्रॉम नॉट ओनली फ्रॉम द ओवरी। जो फ्लेश मतलब खाने वाला जो पार्ट होता है वो सिर्फ ओवरी से नहीं बनता है, बाकी अदर बट सम अदर पार्ट्स लाइक थैलेमस आल्सो कंट्रीब्यूट टू इट्स फॉर्मेशन। उसके फॉर्मेशन में ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं जो मैंने बोला, ठीक है। वो थोड़ा सा यहाँ की लैंग्वेज कठिन लगेगी हो सकता है आपको, बाकी समझिएगा मैंने जो समझाया वही, ठीक है। जैसे एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, कैस्यू हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये किसके एग्जांपल है, फॉल्स फ्रूट के एग्जांपल है, ठीक है। कैस्यू का यहाँ पे आप एग्जांपल यहाँ पे पीछे देख सकते हैं, पीछे ये है ना, ये दिया कैस्यू नट है ना, तो इस तरीके से डायग्राम वहां पे देखिएगा। तो ये एग्जांपल है, देखिए यहाँ पे ये भी है। अब नीचे वाला देखिए, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है ये तो ठीक है खाने को पार्ट है, ये देखो थैलेमस कहाँ पे, ये थैलेमस कंट्रीब्यूट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, थैलेमस है, इस तरीके से यहाँ पर दिया है। थैलेमस का यहाँ पे आउटर वाला पार्ट है, थैलेमस का कौन सा पार्ट है, आउटर वाला जो खाने को पार्ट है, और ये अंदर वाला जो पार्ट है ये ओवरी का पार्ट दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आसानी से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर भी देखो, अगर इसी शेप को ऐसे कट करोगे तो ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। ये अंदर वाला जो पार्ट है ये किसका पार्ट है, ओवरी का पार्ट है, जबकि ऊपर वाला जो पार्ट है ये किसका पार्ट है, थैलेमस का पार्ट है, ठीक है। तो इस तरीके जो फ्रूट्स होते हैं उनको हम फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रू फ्रूट्स। ट्रू फ्रूट्स ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो फर्टिलाइज ओवरी, जो फर्टिलाइज ओव्यूल्स के बाद जो बीज बनता है उसके बीच की तरफ जो ओवरी होती है तो फर्टिलाइज ओवरी से बनते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के अदर फ्लावरिंग के जो अदर ऑर्गन्स होते हैं या फ्लावरिंग पार्ट्स होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। इसको हम यूकार्पिक के नाम से भी जानते हैं। ट्रू फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं, यूकार्पिक फ्रूट्स या फिर ट्रू फ्रूट्स के नाम से आते हैं। इट इज फ्रूट्स व्हिच डेवलप्स ओनली फ्रॉम द ओवरीज आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद सिर्फ और सिर्फ ओवरी से बनते हैं, जैसे ग्राम हो गया, चना है ना, बीन हो गया, मेज हो गया, व्हीट, कैस्टर्स, ये ढेर सारे इसके एग्जांपल है। यहाँ पे आपको कैस्टर का डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और इधर तरफ जो दिख रहा है ये किसका एग्जांपल है, जो हमारी प्याज होती है तो प्याज ओनियन के सीड का एग्जांपल है, ठीक है। ये ओनियन सीड है, तो इस तरीके से आप दोनों में देख सकते हैं, ओके। और आगे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट है, अब हमारे पास एक टॉपिक आता है पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी क्या होती है, तो पार्थिनोकार्पी इट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। ये क्या होता है, प्रकार का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें जो ओवरी होती है उसके अंदर
मतलब वो फ्रूट के रूप में डेवलप कर जाती है, बट उसके अंदर जो ओव्यूल है, ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन नहीं होता, बिना फर्टिलाइजेशन के ही ये क्या करती है, एक फ्रूट बना लेती है। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पी के नाम से जानते हैं। पार्थिनोकार्पी को हम बढ़ावा दे सकते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं, उन हार्मोन्स का अगर हम उसके ऊपर छिड़काव कर देते हैं तो ये पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, तो पार्थिनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू द एप्लीकेशंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक है, किस हार्मोन का, जो ग्रोथ हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन्स का अगर हम एप्लीकेशन कर देते हैं, तो उसका यूज कर देते हैं, छिड़काव कर देते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, फटाफट पार्थिनोकार्पी हो जाएगा। बोले तो उसमें बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट बन जाएगा। ठीक है, पार्थिनोकार्पी फ्रूट्स आर सीडलेस, हमेशा कैसे होते हैं, सीडलेस होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है बनाना। ठीक है, ये एग्जांपल पार्थिनोकार्पी का याद रखिएगा, चाहे वो फर्स्ट चैप्टर वाले से जो हमने पढ़ा था वहां से आप याद कर लीजिएगा, चाहे यहाँ से आप याद कर लीजिएगा। वहां पर भी मैंने यही सब टॉपिक्स कवर किए थे, पार्थिनोकार्पी भी कवर किया था। ठीक है, वहां पे अब मैंने एपोमिक्सिस भी कवर किया था, वहां पे मैंने पॉली एम्ब्रियोनी भी फर्स्ट वाले टॉपिक में चैप्टर में कवर किया था। ये सब चीजें कवर कर चुका हूँ। ठीक है, तो अब हम आगे बात करेंगे, द स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज नोन एज पोमोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पोमोलॉजी क्या होता है। ठीक है, तो स्टडी ऑफ फ्रूट्स जो होता है, ध्यान से सुनना, स्टडी ऑफ फ्रूट्स है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, ये पार्थिनोकार्पी हमारा कंप्लीट हुआ। अब कुछ पॉइंट्स और हैं अपने पास, क्या हम देखिए, कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जब सीड बन जाते हैं तो वो आसानी से डिस्पर्स हो जाते हैं, फट जाते हैं और सीड क्या हो जाती है, बिखर जाते हैं। मतलब उनका जो फल होता है, उनकी जो फली होती है, ऊपर जो कवरिंग होती है, जैसे यहाँ पे ये कवरिंग दिख रही है, यहाँ पे ये कवरिंग दिख रही है, मटर की कवरिंग दिख रही है, उसकी कवरिंग दिख रही है, तो किसी किसी में आसानी से फट जाती है और जो सीड होते हैं वो डिस्पर्स कर जाते हैं या लिबरेट हो जाते हैं, फैल जाते हैं कहीं पर भी। वहीं पे कुछ सीड्स ऐसे भी होते हैं या कुछ फ्रूट्स ऐसे भी होते हैं जिनके सीड या जो उनकी पैकेजिंग होती है, पैकेजिंग इतना अच्छे तरीके से होती है कि सीड डिस्पर्स नहीं कर पाते। इवन अगर हमें सीड को डिस्पर्स करना है तो उसको अच्छे तरीके से पहले क्रश करना पड़ता है, फोड़ना पड़ता है। ठीक है, जैसे इसका अगर आपको बीज निकालना है तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से फोड़ना पड़ेगा, फोड़ोगे फिर साफ करोगे तब जाकर के इसका बीज निकलेगा। ठीक है, जैसे नारियल का बीज होता है, अब नारियल का बीज, नारियल पूरा ही कहीं पे फेंक दो अलग बात है। ठीक है, बट नारियल का अगर बीज निकालना तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा, आइट साइड से पूरा उसको फाड़ना पड़ता, फोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के फिर उसमें से उसका बीज दिखाई देगा, निकलेगा बाहर। तो कहने का मतलब ये है, तो सम फ्रूट्स डू नॉट लिबरेट सीड्स। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो सीड को जल्दी लिबरेट या फिर उसको डिस्पर्स नहीं कर पाते हैं। ठीक है, एट मेच्योरिटी, मेच्योर होने पर। इंस्टेड सीड्स आर रिलीज्ड आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ फ्रूट वॉल। जब फ्रूट वॉल को हम तोड़ते हैं, उसको हम मतलब छोटे छोटे खंडों में अलग करते हैं, तब जाकर के क्या होती है, वो सीड बाहर निकलता है। ठीक है, सच फ्रूट्स आर कॉल्ड इनडेहिसेंट फ्रूट्स। उस तरीके जो फ्रूट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इनडेहिसेंट फ्रूट बोलते हैं। जबकि वहीं पे जो अलग अपने आप को लिबरेट कर देते हैं उनको हम डेहिसेंट के नाम से जानते हैं। तो पहले हम इनडेहिसेंट के एग्जांपल जैसे बात करें, जैसे कैशू नट हो गया। ठीक है, एग्जांपल क्या है, कैशू नट, इसको हम फोड़ेंगे तब जाकर के इससे बाहर जो सीड होता है, सीड बाहर निकलता है। ठीक है, इसी प्रकार से फिर सीरियल्स हो गए, जैसे हमारा गेहूं हो गया, है ना, इसी प्रकार से चना हो गया, है ना, अलसी हो गया। ये सब ऐसे होते हैं जिनको हमें अच्छे से इनकी थ्रेसिंग करना पड़ता है। थ्रेसिंग करना बोले तो वही हमें क्या करना, डिसइंटीग्रेट करना, हम उसको फोड़ना ताकि उसकी आउटर कवरिंग हटा करके हम उससे क्या निकाल सकें, उसका बीज निकाल सकें। ऑन द अदर हैंड, दूसरे हैंड में अगर हम दूसरे तरीके से बात करें तो डेहिसेंट फ्रूट्स जो होते हैं वो ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो लिबरेट कर देते हैं सीड्स एट मेच्योरिटी। जिससे मेच्योर होते हैं वो अपने आप को खुद, जैसे ये देखो मेच्योर हुआ है ना, इसको हम सिरसाई के नाम से जानते हैं, है ना। एक प्रकार की बीन्स होती है, क्या होती है बीन्स, ये भी बीन्स कहलाती है। तो ये ऐसी बीन्स होती हैं जो आसानी से सीड को लिबरेट कर देती हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया, पी हो गया, बीन्स हो गया, है ना, पी हो गया, बीन्स हो गया। तो ये पी मटर हो गया और ये दोनों बीन्स हैं। ठीक है, या इसको हम क्या बोलते हैं, तुअर की बीन्स बोलते हैं, तुअर वाली जो होती है ना उसको हम बीन्स बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, जैसे मेच्योर होते हैं, सूखते हैं, तो सूखने के बाद तुरंत क्या हो जाता है, ये अपने आप फट जाते हैं और फटने के बाद इनके सीड आसानी से उड़ जाते हैं या फिर बिखर जाते हैं। तो इस प्रकार से आसानी से सीड का डिस्पर्सन कर देते हैं। तो आशा करता हूँ आपको हर चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अभी तक अपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आसानी से आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम प्राप्त हो जाए। ओके, थैंक यू।